नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सबका। शाम के 5 बजने को हैं और आज से हम आपको देश प्रदेश का टॉप 5 खबरों का डेली डोज देने की शुरुआत कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त शो में 5 एंकर साथी और 5 रिपोर्टर होंगे जो आपको दिन की 5 बड़ी खबरों का पूरा अपडेट देंगे। साथ ही देश दुनिया की टॉप 50 खबरें हम तमाम साथी आप तक बड़ी तेजी से पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज से खबरों का नया और तेज अंदाज। तो आज के टॉप 5 में जो पहली टॉप स्टोरी है वो है टेरर फंडिंग को लेकर। और टेरर फंडिंग को लेकर गुरुवार को एनआईए ने एक साथ कार्रवाई की। सारे देश में इसकी चर्चा हुई। 4 पीएफआई नेताओं की स्पेशल कोर्ट ने 7 दिन के एनआईए रिमांड पर उसको सौंप दिया है, जिनकी गिरफ्तारी मध्य प्रदेश से हुई थी। आरोपियों को इंदौर और उज्जैन से गिरफ्तार किया गया। पता चला कि प्रदेश में कट्टरपंथी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए युवाओं को तरह तरह के प्रलोभन देकर पीएफआई से कनेक्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि प्रचार प्रसार के लिए आरोपी युवाओं को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। युवाओं के खाते में 7,000 से 40,000 रुपए तक ट्रांसफर किए जाते हैं। इसी फंड को लेकर जांच शुरू हुई थी, संदेह शुरू हुआ था। मामले पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है, मुसलमानों से बैर नहीं है लेकिन आतंकियों की खैर नहीं है। और आज इसी डायलॉग के मुताबिक उन पर कार्रवाई हुई। रिमांड पर लिए गए पीएफआई के गिरफ्तार नेता 7 दिन की एनआईए रिमांड पर उनको सौंपा गया है। एनआईए अब इनसे पूछताछ करेगी, कनेक्शन खंगालेगी। युवाओं के खाते में 7 से 40,000 रुपए ट्रांसफर किए गए। पीएफआई नेताओं को 7 दिन की रिमांड पर लिया गया है। अब इनसे कड़ी पूछताछ होगी। पूरे देश में एनआईए ने एक्शन लिया था, पीएफआई के ठिकानों पर दबिश दी थी, जिसमें मध्य प्रदेश भी एक था। और इस वक्त आप हमारे जो 5 साथी देख रहे हैं, सुधीर मेरे साथ में जुड़ गए हैं जो इस बड़ी खबर पर पूरा अपडेट आपको देंगे। सुधीर, एक बड़ा एक्शन हुआ है, रिमांड पर सौंप दिया एनआईए को, बताएं इसके बारे में। देखिए पुनीत, बिल्कुल बात कर रहे थे। भारत के अंदर सरिया कानून को लागू करने की कोशिश थी और उस कोशिश को नाकाम किया है एनआईए और ईडी की टीम ने। कल जिस तरीके से पूरे देश भर में छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, उसके बाद मध्य प्रदेश से भी 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। जो पीएफआई के जो 4 लीडर थे मध्य प्रदेश के, आज उनकी कोर्ट के अंदर पेशी की गई। इनमें अब्दुल करीम, अब्दुल खलील और अब्दुल जमील के साथ में मोहम्मद परवेज, ये वो 4 आरोपी थे जिनको आज भोपाल की विशेष न्यायालय के अंदर पेश किया गया था। और खास बात यह कि एनआईए ने जब इनको गिरफ्तार किया तो इनके खिलाफ 18 पीए के जो यूपीए जो कानून है, यानी कि आतंकी धाराओं के तहत जो मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, उन मुकदमों के तहत इनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए और आज कोर्ट में पेश किया गया। तो कई सारे खुलासे होना बाकी थे, जिसके बाद में कोर्ट से इनकी रिमांड की मांग जो है एनआईए और एटीएस के द्वारा की गई। कोर्ट ने इस रिमांड को मंजूर किया और 7 दिन की रिमांड पर ये चारों आरोपी अब एनआईए एटीएस को सौंपे गए हैं। अब तक जो खुलासे हुए हैं पुनीत, वो काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। जो बात अपने दर्शकों को शुरुआत में हमने बताई कि देश के अंदर सरिया कानून लागू करने की बात थी और उसी तरीके से जिहाद को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, इस तरीके की ट्रेनिंग देने का काम इन नेताओं के द्वारा किया जा रहा था, जो जानकारी एनआईए के हाथ में लगी थी। टेरर फंडिंग को लेकर ये पूरी गिरफ्तारियां की गई थी, जिसमें न केवल हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान के बाहर खाड़ी देश और दूसरे जो कंट्री हैं वहां से इनको फंडिंग की जाती थी, जो ट्रेनिंग कैंप चलाने के लिए। और बाकायदा इसके लिए मास्टर ट्रेनर तैयार करने का काम इन लीडर्स के द्वारा किया जा रहा था, जिनको की मोटी रकम दी जाती थी। और ये कहा जा रहा है कि एक ट्रेनिंग पर 7,000 से लेकर 40,000 तक की रकम इनके खातों में जो मास्टर ट्रेनर हुआ करते थे, जो प्रचार प्रसार किया करते थे जिहादी कानून, जो जिहाद के जुड़े प्रचार को लेकर, उनके खाते में जमा करने का काम इन लीडर्स के द्वारा किया जाता था। तो एक तरह से एक बड़ी साजिश थी जिसको नाकाम करने की शुरुआत हो चुकी है। अब देखना होगा कि पूछताछ में और क्या क्या खुलासे होते हैं। सुधीर ने हमको बताया कि यह एक्शन शुरू हो चुका है, दायरा इसका बढ़ सकता है, कुछ और लोग इसकी जद में आ सकते हैं। चलिए, इस खबर के बाद अब बढ़ेंगे अपनी दूसरी खबर की ओर। दूसरी खबर जो मैं लेकर आई हूं वो है कालीचरण से जुड़ी हुई। कालीचरण आपको याद ही होंगे, जो पहले सुर और बाद में अपने बिगड़े हुए सुर की वजह से विवादों में घिरे रहे। कालीचरण को अब बिलासपुर में नो एंट्री दी गई है। क्यों, ये भी आपको समझाते हैं। दरअसल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कालीचरण को बुलाया जाना था, लेकिन इसके बाद आयोजन की अनुमति ही इसलिए दी गई कि कालीचरण उसमें सम्मिलित नहीं होंगे। आपको बता दें कि भवा ब्रिगेड ने
हिंदू सम्मेलन और सम्मान समारोह को आयोजन किया था। पहले बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में कालीचरण शामिल होने वाले थे, लेकिन इसके बाद कुछ इस तरह की परिस्थिति बनी कि आयोजन की अनुमति ही नहीं दी गई है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र थवाइत इस वक्त हमारे साथ बिलासपुर से जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, जिस तरह से कालीचरण विवादों में घिरे अपने आपत्तिजनक टिप्पणी के बारे में क्या यह समझा जाए कि प्रशासन प्रिकॉशनरी ये स्टेप ले रहा है? बिल्कुल, देखिए, बिगड़े बोल की वजह से ही कालीचरण चर्चित हैं और एक यही वजह है कि बिलासपुर में उनकी आज नो एंट्री हुई है, क्योंकि जिस तरह से भगवा ब्रिगेड ने बिलासपुर में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, उसमें बतौर अतिथि यहाँ पर कालीचरण महाराज को शामिल होना था। हालांकि जिस तरह से कार्यक्रम की अनुमति, भवन की अनुमति यहाँ पर ली गई थी, लेकिन उसके बावजूद देखने में आया कार्यक्रम से ठीक पहले यहाँ पर प्रशासन ने भवन में ताला लगवा दिया और उसके बाद उन पर यह कहा गया कि प्रशासन से उनकी कालीचरण के अतिथि बनने को लेकर यहाँ पर अनुमति नहीं ली गई है और प्रशासन इसकी अनुमति नहीं देता है। लिहाजा इसको लेकर यहाँ पर हंगामा भी हुआ। भगवा ब्रिगेड ने यहाँ पर खूब नारेबाजी भी की, लेकिन अंततः यहाँ पर भगवा ब्रिगेड को झुकना पड़ा, क्योंकि प्रशासन ने यहाँ पर पहले से अपनी जो रूपरेखा थी वो तैयार करके रखी थी। अगर वो अतिथि होंगे तो कार्यक्रम यहाँ पर नहीं होगा, तो सशर्त यहाँ पर फिर कार्यक्रम की अनुमति मिली। तब जब यहाँ पर कालीचरण को अतिथि नहीं बनाने को लेकर यहाँ पर भगवा ब्रिगेड ने सहमति जताई। मतलब जिस तरह से इनको अतिथि बनाने की बात पहले यहाँ पर कही जा रही थी, अतिथि बनाने से जब यहाँ पर भगवा ब्रिगेड ने इनकार किया, उसके बाद यहाँ पर कार्यक्रम की अनुमति दी गई। मतलब साफ है कि जिस तरह से विवादित बोल उनके लगातार सामने आते रहे हैं, ऐसे में प्रशासन नहीं चाहता था कि कोई भी माहौल यहाँ का बिगड़े। वो अगर यहाँ आते हैं, किसी भी तरीके से बयान देते हैं, कुछ बिगड़े बोल बोलते हैं, तो फिर से स्थिति बिगड़ सकती है। लिहाजा यहाँ पर प्रशासन ने उनके आने से पहले ही यहाँ पर पूरी तैयारी करके रखी थी और उनके यहाँ पर आने पर नो एंट्री यहाँ पर प्रशासन की अगर कहें तो वो यहाँ पर प्रशासन ने लगाई, जिसके बाद कालीचरण आज यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। हालांकि अंततः जो कार्यक्रम था वो स्थानीय यहाँ पर जनप्रतिनिधियों के साथ उस कार्यक्रम को यहाँ पर आगे पूरा किया गया। बिल्कुल समझा जा सकता है जितेंद्र की विवादों की एंट्री के से ज्यादा अच्छा प्रशासन ने शायद कालीचरण की नो एंट्री को माना है। चलिए, तीसरी और अहम खबर आज दिन भर की मैं लेकर आया हूं आपके सामने, धर्म और राजनीति से जुड़ी। जी हां, धर्म और जाति पर जो राजनीति लगातार जारी है और जिसके लिए तरह तरीके से पैतरे राजनीतिक पार्टियां खेल रही है, और इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात पर अब दिग्विजय सिंह ने तंज कसा है। तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी की देश जोड़ो यात्रा से मोहन भागवत घबरा गए, जबकि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि भागवत का मस्जिद जाना इस बात का प्रतीक है कि हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं। तो धर्म और राजनीति पर लगातार जिस तरीके से प्रदेश में, देश में सियासत है देखने को मिल रही है, इस बीच अगर आरएसएस प्रमुख मुस्लिम नेताओं से या फिर अल्पसंख्यकों के बीच जाकर अगर उनसे मुलाकात करते हैं तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से आरएसएस अब जो है अपनी एक छवि बदलने की कोशिश में जुटी है। और साथ ही नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं, अगर आरएसएस को हम माने के मूल तौर पर बीजेपी से उसका साथ रहा है, तो अगर नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं तो बीजेपी या आरएसएस अब अपनी छवि सुधारने के लिए ये सब जो चुनाव के ठीक पहले ये सारी सियासत नजर आ रही है। चलिए, अभिषेक हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अभिषेक, जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहे हैं, धर्म और राजनीति को लेकर जो सियासत देखने को मिल रही है, मोहन भागवत की अगर मुलाकात होती है अल्पसंख्यकों के नेताओं से या मुल्लाओं से, तो ऐसे में क्या कुछ राजनीतिक गणित आप देख पाते हैं, समझ पाते हैं? देखिए, जिस तरीके से धर्म को राजनीति का पूरक माना जाता है, बिना धर्म के राजनीति जो है संभव नहीं है, क्योंकि तमाम, हम पहले की बात करें तो तमाम जो धार्मिक जो नेता थे, संत थे, वह कहीं ना कहीं राजनीतिक जुड़कर जो है उनके अनुयायी हैं, उनको वोट बैंक में तब्दील करने का काम करते आ रहे थे। लेकिन संघ को लगातार जो है मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज का जो है विरोधी माना जाता था। लेकिन जिस तरीके से कल मोहन भागवत संघ प्रमुख जो है दिल्ली में जाकर मौलानाओं से मिले, मस्जिद में उन्होंने जाकर फूल चढ़ाए, इसके बाद जो है सियासत जो है पूरी तरीके से बदल चुकी है और अब जो है अल्पसंख्यकों को साधने के लिए ये पूरी सियासत को जो राजनीति के चश्मे से देखा जा रहा है। कांग्रेस जो कह रही है, जो दिग्विजय सिंह है, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर है, जिसका प्रभाव कल दिल्ली में देखने को मिला, जब मोहन भागवत मस्जिद गए, मौलानाओं से मिले और उन्होंने जो है उन्हें पार्टी से जोड़ने के और संघ के जो रीति नीति है उनको लेकर उनको समझाने की कोशिश। तो कहीं ना कहीं ये जो है राहुल गांधी की
की यात्रा का असर बता रहे हैं, लेकिन जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं वह साफ तौर पर कह रहे हैं कि वह जो है राम रहीम और रसखान को मानने वाले हैं। यह जो भारत की संस्कृति है वह वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति मानी जाती है। उनके जो है अल्पसंख्यकों से के वह हमेशा जा सकता है जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं, देश और प्रदेश में एक नई तरीके की सियासत, धर्म और राजनीति को देखने को मिले। भले ही राजनीतिक बयानबाजी जारी है, लेकिन 2024 में जो चुनाव है उसका असर भी इस तरह के जो पैतरे उसको देखने को मिलेगा उस चुनाव पर। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। चौथी और बड़ी खबर से मैं आपको अपडेट कर देती हूं। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि मुख्यमंत्री के भेंट मुलाकात कार्यक्रम में पहुंचकर भाजपाई हुड़दंग करते हैं। उन्होंने कहा है कि सीएम की भेंट मुलाकात से बीजेपी घबराई है। भाजपाइयों के भेंट मुलाकात में जाने पर पीसीसी चीफ ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता शांतिपूर्वक बात रखें, मुख्यमंत्री सभी की समस्याओं का समाधान करेंगे। मोहन मरकाम के बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि अब जब सरकार की सच्चाई सामने आ रही है तो कांग्रेस तिलमिला गई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता प्रश्न क्यों नहीं पूछ सकते, जनता के मुद्दों को उठाने का काम विपक्ष ही करती है। तो सौरभ हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता जुड़ गए। सौरभ, सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे कि ये पूरा मामला आखिर उठा कहां से? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पिछले 2 महीने से सभी विधानसभाओं में पहुंच रहे हैं भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत, और वहां पर लोगों की जो समस्याएं रहती हैं उसका तत्काल समाधान करते हैं। उसके अलावा अन्य जो योजनाएं हैं उनका वो फीडबैक भी लेते हैं सीधे जनता से। तो पिछले दिनों कुछ देखने को मिला कि भाजपा के नेता जो है सीधे भेंट मुलाकात कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो भाजपा की जो विचारधारा रही है या भाजपा से संबंधित जो मुद्दे रहे हैं जो उनके नेता उठाते हैं, वही बात जो है ये देखने को मिला कि भाजपा के नेता भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सीधे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पूछते हैं, और उस दौरान जो है विवाद की स्थिति होती है और वो तनाव की स्थिति रहती है, और जो अप्रिय स्थिति रहती है उन सभी सारी चीजों को भाजपा फिर सोशल मीडिया में ज्यादा से ज्यादा वायरल करती है और ये बताने की कोशिश करती है कि कैसे जो है भाजपा के नेताओं द्वारा जब सवाल पूछा गया तो इसका जवाब जो है मुख्यमंत्री नहीं दे पा रहे। और हमने पिछले कुछ दिनों से यही देखने को मिला है कि कैसे भाजपा की पूरी स्ट्रेटजी है कि वो ज्यादा से ज्यादा इस पर फोकस कर रही है। तो इस मुद्दे को लेकर जब पूछा गया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम से कि वो क्या कहेंगे, तब उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोगों की समस्याओं को जानने के लिए जनता तक पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में अब कांग्रेस को, भाजपा को वो रास नहीं आ रहा है, इसलिए जो है वो हुड़दंगइयों की तरह काम कर रहे हैं ताकि विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो। और इस पर मंत्री शिव डहरिया ने भी कहा है कि विवाद की स्थिति उत्पन्न करना जो है भाजपा का एजेंडा रहा है, और इस पर जो है पूर्व नेता देखा जा सकता है कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम को लेकर अब कांग्रेस और भाजपा में सियासत गर्मा गई है। लेकिन फिलहाल आपने पूरा मामला बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए रुक करते हैं 5वीं बड़ी खबर का। 2023 विधानसभा चुनाव नजदीक है, सियासी दल अभी से अपना पूरा जोर लगाने में जुट गई है। कल सीएम शिवराज कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा पहुंचे थे। कांग्रेस पार्टी पर जमकर उन्होंने हमला भी बोला। इधर कमलनाथ कल बालाघाट के वारासिवनी इलाके में पहुंच रहे थे और बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे भी थे। आज सीएम शिवराज डिंडोरी और मंडला के बिछिया दौरे पर रहेंगे, तो आज कमलनाथ छिंदवाड़ा के पाडुना और मोहगांव हवेली में रहेंगे, और कल दोनों ही दिग्गजों ने अपने दौरे के लिए महाकौशल के 2 जिलों को चुना है और सभाओं को संबोधित भी किया है। चलिए और इस पर हम बात करेंगे। हमारे संवाददाता अजय हमारे साथ लाइव जुड़े। अजय, 2023 विधानसभा चुनाव नजदीक है और जिस तरह से दोनों ही सियासी दल लगातार दौरे कर रहे हैं और जिन इलाकों में दौरे कर रहे हैं, ये माना जा सकता है कि आदिवासी वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश दोनों पार्टियों की। निश्चित रूप से आदिवासी वोट बैंक को साधने की कोशिश दोनों पार्टियों की है। अभी छिंदवाड़ा में कल प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए हुए थे। मध्य प्रदेश में दूसरे चरण का नगरीय निकाय हो रहा है। 46 जगहों पे चुनाव होना। छिंदवाड़ा में 6 नगरीय निकाय हैं और इन नगरीय निकायों के चुनाव बड़े महत्वपूर्ण है। शिवराज सिंह चौहान कल छिंदवाड़ा आए थे। उन्होंने दमुआ और सौरसर में जनसभाओं को संबोधित किया और कहीं ना कहीं कांग्रेस को घेरा है। कमलनाथ सरकार के 1.25 साल के कार्यकाल के दौरान जो योजनाएं बंद हुई थी उनको लेकर सवाल जवाब शिवराज सिंह ने किए। इसके जवाब में कहीं ना कहीं कमलनाथ जी ने आज
पांडुरना और मोहगांव हवेली में कार्यकर्ता सम्मेलन में बोलते हुए कहा है कि संबल योजना को लेकर कहीं ना कहीं शिवराज जी द्वारा जो उठाए जा रहे सवाल उसको लेकर उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो फर्जी नाम थे उनको मैंने काटा है और मैंने नया सवेरा स्टार्ट किया था। कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा हॉटस्पॉट बनकर उभरा है और छिंदवाड़ा अभी नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण को लेकर गरमाया हुआ है। कल छिंदवाड़ा में बीडी शर्मा का दौरा होना है। आज हितानंद शर्मा आए हुए हैं जो भाजपा के संगठन महामंत्री हैं। इस तरह से मैं आपको यहाँ बता दूं कि छिंदवाड़ा नगरीय निकाय चुनाव के साथ साथ 2023 की तैयारी को लेकर हॉट बनते जा रहा है। चलिए, तो इन दौरों का कितना फायदा इन पार्टियों को मिलता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो साहब, ये टॉप 5 खबरों का अपडेट आपने अब तक देखा, लेकिन अपडेट अभी बाकी है। 5 मिनट में 50 खबरें फटाफट अंदाज में, और अब वक्त है 5 मिनट में 50 खबरों का पूरा अपडेट लेने का। बालाघाट के पंडरटोला डंडई झोला के बीच पड़ने वाले नाले के कारण छात्रों को स्कूल तक पहुंचने में भारी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है, जिसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि छात्र जान जोखिम में डालकर तेज बहाव में नाला पार करने को मजबूर है। इस दौरान कई बार उनकी किताबें, ड्रेस, शिक्षण सामग्री भी भीग जाती है। बालाघाट में ब्रिटिशकालीन डोगरपेड़ी जलाशय के फूटने की खबर है। आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश की वजह से जलाशय का किनारा फट गया है, जिससे 100 हेक्टेयर में फैले जलाशय की मछलियां भी बह गई। वह जलाशय में जंगल और पहाड़ों का पानी जमा होता था। राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश और इसके आसपास बने वेदर सिस्टम के कारण मानसून की वापसी कुछ दिन बाद होगी। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर बने लो प्रेशर एरिया चक्रवात में बदल चुका है, जिसके चलते अगले 2 से 3 दिन मध्य प्रदेश में बारिश का क्रम जारी रहेगा। भोपाल में बिजली कर्मचारियों ने नियमितीकरण, अनुकंपा नियुक्ति समेत 18 मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने ऊर्जा मंत्री पर वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। इंदौर में मानसिक रूप से कमजोर एक शख्स ने 7 साल के मासूम की हत्या कर दी। आरोपी ने कमरे में बंद कर चाकू से गोदकर हत्या की। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने थाने का घेराव करते हुए कार्रवाई की मांग की। भानुप्रतापपुर के कन्हर गांव में जल जीवन मिशन योजना के तहत खोदे गए गड्ढे में गिरने से 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। दरअसल भानुप्रतापपुर विकास खंड में योजना के तहत कहीं टंकी के लिए गड्ढे खोदे गए हैं तो कहीं आधा अधूरा ढांचा ही खड़ा कर दिया गया है। सिंगरौली के लंगाडोल इलाके में मुआवजे के लालच में बेटे ने अपनी ही मां की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस के मुताबिक मृतका सोन कुंवर के नाम पर 30 से 32 एकड़ जमीन और घर था, जिसे एपीएमडीसी कंपनी ने अधिग्रहित कर लिया था। इसके एवज में महिला को काफी मुआवजा मिलना था, जिसे हड़पने के लिए महिला के सबसे छोटे बेटे ने उसकी हत्या कर दी। भानुप्रतापपुर में अज्ञात वाहन ने एक मानसिक रूप से कमजोर युवक को ठोकर मार दी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। हादसा भानुप्रतापपुर से कांकेर रोड के ऊपर हुआ। रेस्ट हाउस के सामने हादसा हुआ। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। मृतक की पहचान संबलपुर के रहने वाले दुर्योधन निषाद के तौर पर की गई। दतिया के बड़ौनी की स्कूली छात्रा के बैग में सांप मिलने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल छात्रा कक्षा में बैठकर पुस्तक निकाल रही थी, तभी उसे बैग में कुछ होने का एहसास हुआ। इसके बाद उसने ये बात अपनी टीचर को बताई। जब टीचर ने बैग में देखा तो उसमें सांप था, जिसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। रीवा के प्रेम सरकारी स्कूल में बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा टॉयलेट की सफाई करते नजर आए, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल सांसद बीजेवाईएम की ओर से आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिए खटखारी क्षेत्र पहुंचे थे, जहां उन्होंने सरकारी बालिका स्कूल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें स्कूल का शौचालय गंदा दिखा, जिसके बाद वे खुद ही टॉयलेट की सफाई करने लगे। पब में एंट्री नहीं मिलने पर पब संचालक पर गोली चलाने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि रिटायर्ड डीएसपी का भांजा सोनू यादव अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसके खिलाफ पुलिस ने 5000 का इनाम घोषित किया है। दरअसल पब में एंट्री नहीं मिलने पर आरोपियों ने संचालक और उसके साथी को गोली मारी थी। ग्वालियर के एमएलबी कॉलेज में बुलेट से गोली का साउंड निकालने पर 2 छात्रों के बीच विवाद के बाद मारपीट हो गई, जिसकी शिकायत एक पक्ष ने कंपू थाने में की, जिसके बाद पुलिस ने 4 युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। वहीं थाने में एफआईआर कराने के बावजूद भी मारपीट का बदला लेने छात्र ने 6 साथियों के साथ मिलकर उसके घर पर फायरिंग कर दी, जिससे दहशत का माहौल है। हरदा के रहट गांव थाना क्षेत्र में रहने वाली एक आदिवासी युवती के साथ गांव के एक युवक ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के
खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। पीड़िता के मुताबिक आरोपी छोटू गुर्जर ने शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। मंडला के अमदरा गांव में ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया, जिसके बाद भारी पुलिस बल को यहां पर पहुंचना पड़ा। वहीं ग्रामीणों को समझाइश दे जाने के बाद मामला सुधरा। सतना नगर निगम में अतिक्रमण हटाने वाली टीम ने सब्जी बेचने वालों से मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक नगर निगम की टीम जयस्तंभ चौक में अतिक्रमण हटाने यहां पर पहुंची थी, जहां सड़क किनारे बैठे सब्जी वालों को हटने के लिए कहा गया, लेकिन वो मामूली कहासुनी के बाद यहां पर हुई, जिसके बाद निगम कर्मियों ने सब्जी वालों की पिटाई कर दी। गरियाबंद के पारा गांव में बाइक सवार 3 युवकों पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया, साथ ही उनके साथ मारपीट भी की। इस दौरान पीछे से आ रहे मरोदा गांव के सरपंच सड़क पर गिर गए, जिससे उन्हें चोट आई है। वहीं पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। कवर्धा के मझगांव में नहर में नहाने गए 8 साल के बच्चे की डूबने से मौत हो गई। दरअसल अनिल लहरे अपने बड़े भाई के साथ नहर में नहाने के लिए गया था। दोस्तों के साथ नहर में नहाते वक्त गहरे पानी में चला गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। अंबिकापुर जिले के वन क्षेत्रों में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। इस बीच हाथियों ने एक महिला पर हमला कर दिया, जिससे महिला की मौत हो गई है। वहीं इसके बाद सरगुजा के कई इलाकों में हाथियों का दल घूम रहा है, जिसे लेकर वन विभाग ने अलर्ट रहने के लिए कहा है। रायपुर ऑनलाइन सट्टा केस में कई नए खुलासे हुए हैं। महादेव ऐप से सट्टेबाजी के 3 साल पूरे होने पर दुबई के फेयरमाउंट होटल में सक्सेस पार्टी हुई थी, जिसमें बॉलीवुड के कई सितारे शामिल हुए थे, जिसके साथ ही छत्तीसगढ़ के 70 लोग भी सट्टे की सक्सेस पार्टी में शामिल हुए थे। रायपुर पुलिस के मुताबिक उनके पास 70 लोगों के नाम की सूची पहुंची है। ग्वालियर पुलिस ने हत्या, लूट, चोरी और नकाबजनी जैसी वारदातों को अंजाम देने वाले गैंग के 4 बदमाशों को भोपाल के भानपुर से गिरफ्तार कर लिया है। गैंग के 2 बदमाश ने 2 साल पहले हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, साथ ही लूट, चोरी और नकाबजनी जैसी 7 वारदातों को भी अंजाम दिया था। भिलाई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले में चल रहे ऑनलाइन सट्टे के कारोबार को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान 6 थाना और चौकी क्षेत्रों के 14 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया, जो ऑनलाइन सट्टा खिला रहे थे। साथ ही इनके पास से ऑनलाइन सट्टा खिलाने में इस्तेमाल किए जाने वाले मोबाइल समेत कंप्यूटर जब्त किए गए हैं। ट्रेनों के लगातार कैंसिल होने के बाद थोड़ी सी राहत की खबर मिली। दरअसल नवरात्र और डोंगरगढ़ मेले को देखते हुए रेलवे ने 8 एक्सप्रेस ट्रेनों को डोंगरगढ़ में अस्थायी ठहराव दिया है और इसके साथ 2 मेमू ट्रेनों का रायपुर तक विस्तार किया गया है। यह सुविधा 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक रेल यात्रियों को मिलेगी। रायपुर से मुंबई और हावड़ा रूट की मुख्य ट्रेनों के कैंसिल कर दिया गया, जिसका असर एयरलाइंस कंपनियों में दिखाई देने लगा है। बता दें कि फेस्टिव सीजन में यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। दरअसल दुर्गा पूजा के लिए काफी संख्या में छत्तीसगढ़ से लोग बंगाल जाते हैं और ऐसे में ट्रेन के कैंसिल होने से एयरलाइंस कंपनियों ने किराए में 15 से 20% तक की बढ़ोतरी कर दी है। इंदौर ब्लॉक के कारण रतलाम मंडल की 4 ट्रेनें निरस्त रहेंगी, जिसमें इंदौर की 2 ट्रेनें भी शामिल हैं। 27 सितंबर को इंदौर वेरावल एक्सप्रेस रद्द रहेगी, जबकि 28 सितंबर को वेरावल इंदौर एक्सप्रेस निरस्त रहेगी। भिलाई इस्पात संयंत्र की भट्टी में 6 टन से ज्यादा चरस और गांजा नष्ट किया गया। दुर्ग के रेंज स्तर पर गठित हुई लेवल ड्रग्स डिस्पोजल समिति ने यह फैसला लिया, जिसके तहत समिति ने कवर्धा जिले में नारकोटिक्स एक्ट के तहत कुल 109 प्रकरणों में 6135 किलोग्राम से ज्यादा गांजा और करीब 8 किलोग्राम गांजा पौधा समेत चरस को नष्ट किया जाएगा। तो ये टॉप 5 का बिल्कुल नया अंदाज, जिसमें आप सब दिन भर की 5 बड़ी खबरों को शाम की शुरुआत में इसी तरह फास्ट अंदाज में जानेंगे और 5 मिनट में 50 खबरों का डेली अपडेट भी आपको देंगे। आज के लिए हमारी टीम को इजाजत दें। नमस्कार।